आप सुधरने को तैयार हो जाएं, आप में तुरंत उम्मीद जग जाएगी कि दुनिया भी सुधरेगी। कोई आपको मिले और कहे इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, तो साफ समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। कोई मिले और कहे कि मेरी बीवी सुधरने से रही, तो साफ समझ लेना कि वो कह रहा है मैं सुधरने से रहा। जो सुधरने लगेगा उसको तत्काल दिख जाएगा कि सब सुधर सकते हैं, सबको सुधरना चाहिए, सब सुधरने को आतुर हैं। निर्मलता का, निर्दोषता का स्वाद ऐसा होता है कि फिर वो स्वाद तुम सब में बांटना चाहते हो। तुमसे ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि तुम तो निर्मल हो गए और बाकी सब मलिन रहे। तो तत्काल तुम में उम्मीद जग जाएगी। उम्मीद से आगे श्रद्धा। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न जाति प्रथा से संबंधित है। हमने प्राचीन काल से देखा है कि जातिगत भेदभाव बहुत सारे लोगों को झेलना पड़ा है। जैसे महाभारत में भी विवरण मिलता है कि कर्ण को बचपन से ही उसकी जाति के आधार पर बहुत भेदभाव झेलना पड़ा। और आज भी जब विज्ञान इतना प्रगति कर चुका है और समानता की बातें होती हैं, आज भी बहुत सारे क्षेत्र खासकर कि भारत में ऐसे हैं जहाँ पर जातिगत भेदभाव बहुत सारे लोगों को झेलना पड़ता है और यहाँ तक कि हत्याएं तक हो जाती हैं। लोग अपनी खुद जान दे देते हैं या फिर उनकी जान ले ली जाती है। तो इसका क्या कारण है कि इतना भीतर तक बैठी हुई है हमारे समाज में जाति प्रथा? इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? देखो, कुछ ऊंचा होना चाहिए जिसके सामने जाति याद ही ना आए। संस्था में इतने लोग हैं, तुम्हें कितनों की जाति पता है? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि कितनों की जाति तुम्हारे लिए महत्व रखती है, मैं पूछ रहा हूं तुम्हें पता भी कितनों की जाति है? नहीं पता, किसी की नहीं। जो लोग एक साथ रह रहे हैं, 7-7 या 5-5 करके, वो भी एक दूसरे की जाति जानते ही नहीं है, उत्सुकता ही नहीं है। जाति तभी हटेगी जब उसमें उत्सुकता ही मिट जाए। कब मिटेगी उत्सुकता? जब किसी ऊंची चीज में पूरी उत्सुकता लग जाए। जब तक आपकी सारी उत्सुकता ये छीछा लेदर में ही है, जब तक आप देह भाव में ही जी रहे हो, आपको कोई स्पष्टता नहीं है, जीने के लिए कोई सही लक्ष्य नहीं है, तब तक ये सब बातें आपके लिए बड़ा महत्व रखेंगी। फलाने की जात क्या है, ये क्या है, वो क्या है। देखो, जाति को दो ही चीजें तोड़ सकती हैं, या तो पशुता या चेतना। जब आप एकदम गिर जाते हो तो भी आप जाति का ख्याल नहीं करते। जब जाति प्रथा एकदम चरम पर थी, उस समय का हाल बताते हुए भी जो साहित्य लिखा गया है उसमें बड़ा व्यंग किया गया है कि जो जाति प्रथा के बड़े बड़े ठेकेदार थे, वो भी जब वेश्यालयों में जाते थे तो वेश्याओं की जाति नहीं पूछते थे। एक बंगाली उपन्यास है, नाम अभी नहीं ध्यान आ रहा, जिसमें एक भद्र लोग होते हैं, वहाँ भद्र लोग चलते हैं, सज्जन। तो वो वेश्यालय जाते हैं, तो जैसे आमतौर पे भद्र लोग होते हैं, मोटे थुल बिस्तर से उतरते हैं तो हाँफ रहे होते हैं, पसीने आ रहे हैं बिल्कुल। तो जो वेश्या है वो उनको पानी देती है कि पानी पी लो, मर जाओगे हार्ट अटैक से यहीं पे, नहीं तो बोलते हैं तू पता नहीं कौन सी जात की है, तेरे हाथ का पानी पीऊंगा। तो वो बड़े मजे लेती है, बोलती है अभी 2 मिनट पहले मेरा थूक चाट रहे थे तुम, अभी 2 मिनट पहले मेरा थूक चाट रहे थे तुम, अब मेरे हाथ का पानी नहीं पियोगे। तो एक तो पशुता होती है जो जाति को मिटा देती है। जब आप जानवर बन जाते हो तो जाति वाति का ख्याल नहीं करते। और दूसरी चीज जो जाति को मिटा देती है वह चेतना।
जाति कहाँ बची रह जाती है? जब आप इन दोनों के बीच में हो, अधर में हो, त्रिशंकु में हो, तब बची रह जाती है। जो ऊंचा उठ गया वो भी जाति का ख्याल नहीं करता, जो एकदम गिर गया वो भी जाति का ख्याल नहीं करता। ये जो सब बीच के संसारी हैं, इनके लिए जाति बहुत मायने रखती है। ऋषियों के लिए जाति का कोई अर्थ नहीं, संतों के लिए जाति का कोई अर्थ नहीं। मैंने पिछली बार उपनिषद से उद्धरण बताया था ना कि तन की जाति होती नहीं, तन तो सबका एक जैसा है। किसी भी जाति के व्यक्ति का खून किसी दूसरे व्यक्ति को लग जाता है। आप मर जाएं, आप नेत्रदान कर जाएं, आपकी आंख किसी को भी लग जाएगी, जाति वगैरह नहीं देखी जाती उसमें। जाति अगर वास्तविक होती तो एक जाति के आदमी का खून दूसरे को चढ़ ही नहीं सकता था, शरीर अस्वीकार कर देता। पर शरीर की कोई जाति नहीं, शरीर नहीं अस्वीकार करता, तो शरीर के तल पर जाति नहीं होती। वही जैसा हमने कहा कि आप पशु हो जाएं, माने बिल्कुल शरीर बन जाएं, तो वहां कोई जाति नहीं होती। आत्मा के तल पर भी कोई जाति नहीं होती, माने आप ऋषि बन जाएं जो आत्मस्थ होकर जी रहा है, तो वहां भी कोई जाति नहीं होती। ये जो बीच का होता है, जहां आप मानसिक कल्पनाओं में और अंधविश्वासों में जीते हैं, मन में जाति होती है। मन माने कल्पना, मन माने मान्यता, वहां जाति होती है। तो दो तरीके हो सकते हैं जाति मिटाने के। या तो एकदम ही जानवर बन जाओ, बिल्कुल जानवर, अध्यात्म से बिल्कुल दूर हो जाओ, जाति मिट जाएगी। वो आधुनिक तरीका है, वहां सब एक बराबर है, जाति वहां चलती ही नहीं। लिबरल तरीका वही है जाति मिटाने का। लोगों में काम वासना का संचार करो, लोगों को ललचाओ, और जब आदमी वासना में होता है, लालच में होता है, तो जाति नहीं देखता। जो पुराने हीरो हीरोइन वगैरह होते थे 50-60 के दशक में, जब जाति प्रथा बहुत प्रबल थी, तो उनका जाति सूचक उपनाम नहीं लिखा जाता था, उनके नाम में कुमार लिख दिया जाता था और कुमारी लिख दिया जाता था, और कई बार तो सिर्फ पहला नाम चलता था, आगे का नाम बताते ही नहीं थे। और उनको प्रस्तुत किया जाता था एक सेक्सी चीज की तरह, जिसकी कोई जाति नहीं है, आओ टूट पड़ो इस पर। समझ में आ रही बात? अभी भी ऐसा होता है, पहला नाम बताया जाएगा, ये है ये है ये, विच ऑफ देम इज हॉटर, सियारा, चेबो, लीलो, साथ में उनकी तुम्हें जाति थोड़ी बताई जाती है। जाति बता दो तो जानवर होने में तकलीफ होती है। जाति हटाने का ये आधुनिक तरीका है। सबको एक तल पे ले आ दो, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, और वो जो एक तल है वो कौन सा है? जानवर का तल है। सब एक बराबर हो गए, इस हम्माम में सब नंगे हैं, ना ऊंची जात ना नीची जात। ये लिबरल तरीका है। आध्यात्मिक तरीका दूसरा, वो कहता है सबको ऊपर उठा दो, वहां भी सब एक तल पे हो जाएंगे, ना ऊंची जात ना नीची जात। अब ये आप चुन लो कि आपको कौन से तरीके से जाति हटानी है। आधुनिक तरीका यह है कि सबको चेतना में इतना गिरा दो कि ना कोई ऊंचा बचे ना कोई नीचा बचे। जब सबकी चेतना गिरी हुई है, सब एक बराबर हो गए, शून्य बराबर शून्य, सब गिरे हुए हैं। और अध्यात्म कहता है सबको इतना उठा दो कि सब एक बराबर हो जाएं, अनंत बराबर अनंत। अब वहां भी कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं। जब तक अनंत से आपको प्रेम नहीं जगेगा, तब तक जाति क्या, कई तरह की बीमारियां बची ही रहेंगी। जिसको किसी ऊंचाई से प्रेम हो गया, उसे फिर ये सब नहीं समझ में आता। वर्ण, वर्ग, रुपया पैसा, भाषागत भेद, रंग भेद, मतभेद, उसे फिर कुछ और दिख रहा है। अध्यात्म है जो जाति प्रथा को मिटा सकता है और कुछ नहीं।
अन्यथा जाति प्रथा को मिटाने का जो तरीका है वो बड़ा एनिमलिस्टिक है। सबको जानवर बना दो, जानवरों में तो जात तो चलती नहीं है। आ रही बात समझ में? आत्मा है जो एक है, और सिर्फ आत्मा के तल पर एकत्व हो सकता है। मन के तल पर तो भेद ही भेद है, खंड ही खंड है, कुछ ऊंचा है कुछ नीचा है। तुम जाति प्रथा को कानूनी तौर पर भी अगर पूर्णतया अवैध घोषित कर दो, तुम जाति सूचक उपनाम लगाने को संज्ञेय अपराध भी बना दो, तो भी लोग एक दूसरे से भेदभाव करने का कोई नया तरीका ढूंढ लेंगे। क्योंकि मन को तो विषमताओं में ही जीना है। मन को किसी न किसी तरीके से कुछ भेद करना है, किसी को ऊंचा बनाना है, किसी को अच्छा बनाना है, किसी को बुरा बनाना है, कभी जाति के नाम से, कभी किसी और नाम से। ना जाति न पूछो साधु की, सिर्फ साधु की ही जाति न पूछो, बाकी तो सबकी होती है। तो साधुता में ही जाति से मुक्ति है, और साधुता में फिर हर चीज से मुक्ति है, लिंग से भी मुक्ति है। साधुता में तो हर चीज से आप मुक्त हो जाते हो, वहां कुछ नहीं। हम जब तक मन को नहीं जानेंगे, हमें नहीं समझ में आएगा कि ये जाति का पूरा खेल मिटाना कितना कठिन है। हमें नहीं दिखाई पड़ेगा कि अहंकार चाहता ही यही है कि किसी को, किसी व्यक्ति को या वर्ग को वो पराया घोषित करे रहे। क्योंकि जब तक कोई दूसरा नहीं होता तब तक अहंकार स्वत्व की घोषणा कर नहीं पाता। अहंकार मैं तभी बोल पाता है जब सामने कोई पराया हो, अन्यथा वो मैं नहीं बोल पाता। और वो मैं भाव में ही जीना चाहता है। उसके होने के लिए जरूरी है कि कोई पराया हो, कोई अलग हो। इसलिए वो तरह तरह के विभाजन और भेद खड़े करता है। आप जैसे ही समझते हो, आत्मज्ञान में थोड़ा सा आगे बढ़ते हो और समझने लग जाते हो कि ये जाति मन का खेल है, बस फिर जाति पीछे छूटती है। जो अपने ही मन की तरफ अनजान है उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा जाति को पीछे छोड़ना। वो ऊपर ऊपर से उदारवादी बन जाएगा, अंदर ही अंदर उसके वो धारणा जड़ जमाए बैठी रहेगी। हो सकता है उसको पता भी ना हो सकता है ऊपर ऊपर कहता हो नहीं नहीं मुझे तो जाति वगैरह से कोई मतलब नहीं। लेकिन उसकी बहन आएगी, वो बोलेगी वो दलित वर्ग का फलाना लड़का है, मुझे ब्याह करना है। वो तुरंत भौचक्का रह जाएगा, कहेगा अरे 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 ये कैसे। और ये व्यक्ति जवान है, किसी बहुत लिबरल कॉलेज में पढ़ता है, और इसे स्वयं भी पता नहीं था कि इसके भीतर इतना गहरा जातिवाद बैठा हुआ है, लेकिन वो बैठा ही रहेगा। जब तक आप नहीं जानेंगे कि महत्व तो सिर्फ और सिर्फ चेतना का है, आप किस घर में पैदा हुए हो, क्या आपने नाम लिया है, ये सब बातें बहुत पीछे की होती हैं। जब तक आप सिर्फ और सिर्फ चेतना से प्रेम करना नहीं सीखोगे तब तक बहुत सारी फिजूल बातें आपके लिए अर्थवान बनी रहेंगी। और थोड़ा सा वो सब भी पढ़ने की जरूरत है जिसको बायोलॉजी बोलते हैं। कहते हैं ना, हिटलर बोलता था रक्त की शुद्धता।
द प्योरिटी ऑफ द आर्यन ब्लड एंड द आर्यन रेस। प्योरिटी ऑफ ब्लड क्या होता है भाई? बी पॉजिटिव। प्योरिटी क्या होती है? तुम जाते हो, तुम्हें ब्लड चाहिए, तुम प्योर ब्लड मांगते हो या अपने ब्लड ग्रुप का मांगते हो? ये ऐसा क्या होता है कि अब खानदान का खून खराब हो जाएगा? प्रणाम आचार्य जी। मेरा प्रश्न शादी को लेकर है। मैं लास्ट 6 years से आई एम इन रिलेशनशिप, इंटरकास्ट है। पेरेंट्स से शादी की बात करी तो उन्होंने मना कर दिया। फिर कोर्ट मैरिज भी नहीं कर पाई कि फैमिली हर्ट हो जाएगी, और इस इंसान को भी नहीं छोड़ पाई, मे बी शायद ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। एंड अब पेरेंट्स शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं। उस इंसान के साथ भी रिलेशनशिप बहुत डिफिकल्ट एंड टॉक्सिक भी होता जा रहा है। इन सब वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ, सफोकेटेड फील करती हूँ। समझ में नहीं आ रहा क्या डिसीजन लूं। दोनों में से कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही, प्लीज गाइड कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मुझे पता नहीं कि आपने जिस व्यक्ति को चुना उसे क्या देखकर चुना। आप किसी दूसरी जाति के व्यक्ति से प्रेम कर रही हैं, ये अपने आप में ना बुरी बात है ना अच्छी बात है। दूसरी जाति के व्यक्ति से प्रेम भी होश में किया जा सकता है और पूरी बेहोशी में भी किया जा सकता है। सिर्फ इसलिए कि अंतरजातीय है आपका प्रेम, वो बहुत ऊंचा नहीं हो जाता। तो पहला तो आपको सवाल स्वयं से ये पूछना चाहिए कि मैंने उस व्यक्ति में क्या देखा। वहां पूरी स्पष्टता होनी चाहिए कि अगर मैं किसी व्यक्ति की ओर आकर्षित हो रही हूं तो उस व्यक्ति के ज्ञान का, गुण का, चेतना का स्तर क्या है। जाति को एक तरफ रख दीजिए, धर्म को एक तरफ रख दीजिए, जो भी बाकी चीजें उनको एक तरफ रखिए, लेकिन जो केंद्रीय बात है उसको याद रखिए कि उस व्यक्ति को मैंने क्या देखकर, क्या सोचकर अपने जीवन में आने दिया। ये पहली बात। और अगर इस पहली बात में आपको पूरा निश्चय हो तो आप इस तरह अटकेंगे ही नहीं कि घर वालों ने बोल दिया तो मैं रुक गई, हर्ट ना हो। अहंकार को अगर चोट लगती है तो अहंकार के लिए अच्छा होता है ना। अगर आपने वाकई अपने लिए किसी अच्छे साथी का चयन करा है और उसकी वजह से घर वाले आपत्ति कर रहे हैं तो पड़ी रहने दीजिए आपत्ति। लेकिन घर वालों की आपत्ति को नजरअंदाज करने का बल आप में तभी आएगा जब आप में अपने चयन को लेकर के सबसे पहले स्पष्टता होगी। अगर आप जानती ही नहीं हैं कि आप जिसके साथ जाना चाहती हैं उसके साथ क्यों जाना चाहती हैं। आमतौर पे देखिए, या तो भावजनित आकर्षण होता है या देहजनित। ठीक है, जवान लोग जब एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं तो कारण सेक्सुअल इमोशनल होता है, उसमें कॉन्शियसनेस, समझदारी, रियलाइजेशन का तत्व बहुत कम होता है। और इसीलिए अक्सर प्रेम कहानियां असफल भी रह जाती हैं। दो लोग एक दूसरे की तरफ बढ़े, परिवार वालों ने आपत्ति कर दी, अब वो सैड सॉन्ग्स गा रहे हैं जीवन भर। क्यों? क्योंकि आपके प्रेम में बोध की ताकत थी नहीं। आपके प्रेम में अगर बोध की ताकत हो तो वो सब आपत्तियों को तोड़कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाती है। तो इन दोनों ही तलों पर गलती होती है। हमें नहीं पता होता हम जिस साथी को चुन रहे हैं क्यों चुन रहे हैं। और जब अपने चुनाव की रक्षा करने की बात आती है तो हम कमजोर पड़ जाते हैं। और आप देख रहे होंगे ये दोनों बातें एक हैं। अगर आप वाकई जानते हो कि आप क्या कर रहे हैं, आपके प्रेम में यदि बोध की गहराई हो, आपके प्रेम में यदि बोध की गहराई हो
तो आपका प्रेम किसी के रोके रुकेगा ही नहीं। वो रुक ही इसलिए जाता है क्योंकि वो प्रेम आमतौर पर बेहोशी का संबंध होता है, और जो काम आप बेहोशी में कर रहे हैं उसमें दम कितना होगा। बेहोशी के उस काम को माँ बाप आकर के बिल्कुल रोक देते हैं, रुको। आपको रुकना भी पड़ता है क्योंकि आप क्या बोल के लड़ोगे। वो पूछते हैं कि तुम्हें फलाना लड़का क्यों पसंद है, कोई और क्यों नहीं, आपके पास कोई उत्तर ही नहीं होता, क्योंकि वो रिश्ता संयोगिक था। कॉलेज में कोई था, वो बगल की सीट पे बैठता था, प्यार हो गया। या जैसे कबीर सिंह, वो सीनियर आकर के इधर उधर घूमता था, प्यार हो गया। अब आप क्या बताओगे घर वालों को? घर वालों को क्या बताओगे कि क्यों इसी के साथ रहना है? वो बोलते किसी और कॉलेज में चली गई होती, वहां कोई और होता तो उसके साथ चल देती, इस आदमी में क्या खास है। या आपके कार्यालय में कोई आपके साथ काम करता है, या आपका बॉस है या कोई है, उससे संयोगवश मिले, खिंचाव हो गया। तो वो तो जॉब चेंज कर ले, वहां किसी और से हो जाएगा। कहीं चले जा रहे थे, वहां कोई रास्ते में यूं ही मिल गया, तो किसी और रास्ते चले जाओ, वहां कोई और मिल जाएगा। इसलिए हमारे प्रेम में फिर कोई ताकत नहीं होती, क्योंकि वो संयोगिक होता है, एक्सीडेंटल, कोई दम नहीं है उसमें, उसके पीछे कोई मूलभूत प्रिंसिपल नहीं है, एक रैंडम अकरेंस है, हो गया हो गया। क्यों हो गया? दिख गई तो हो गया, ना दिखी होती तो नहीं होता। ये तो कुल हमारी प्रेम कहानी है, दिख गई हो गया, और नहीं दिखी होती तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। संबंध बनाने से पहले, साथी क्या, किसी का भी चयन करने से पहले खुद तो आश्वस्त हो लो कि जो कर रहे हो उसमें कुछ बोध भी है, कुछ दम भी है। अपनी ओर से जब ये निश्चय रहेगा, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक पाएगी। माँ बाप रोकने की कोशिश ही नहीं करेंगे, उनको पता होगा कि इसने जो करा है बड़ी तबीयत से और बड़ी समझदारी से करा है, वो सामने आएंगे ही नहीं। रोड रोलर के सामने कोई आता है? बोध रोड रोलर जैसा होता है, उसके सामने आप नहीं आते, पंगे नहीं लोगे। माँ बाप भी कहते हैं अभी पमना नहीं पड़। हमारा इश्क होता है एक्टिवा जैसा, कोई भी रोक दे, एक उतरे दूसरा पीछे बैठ जाए, और रास्ता जरा सा खराब हो वहीं थम जाती है। अब आप कह रही हैं कि शादी नहीं हो पा रही है तो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गई है। कुछ तो मुझे इसी से अंदाजा लग रहा है कि प्रेम कैसा होगा। फिर माँ बाप कह रहे हैं कहीं और शादी कर लो। आपको प्रेम अगर वाकई होता तो आप ये ख्याल भी जहन में कैसे ले आ लेती कहीं और कर लूंगी। प्रेम कहीं हो, विवाह कहीं और करो। असली एडल्ट्री तो ये होती है जिसको आप बोलते हैं ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल। एक्स्ट्रा मैरिटल असली एक्स्ट्रा मैरिटल मतलब यही थोड़ी है कि शादी करी हुई है कहीं आगे सेक्स कर लिया। प्रेम कहीं है और जीवन कहीं और है, ये है असली एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ। पर कानून में इसकी कोई सजा नहीं होती। एक सही समाज जब बनेगा तो इसकी बड़ी भारी सजा होगी। कानून में नहीं होती इसकी सजा, लेकिन जीवन में होती है, जीवन बर्बाद हो जाता है। अब वो महाराज भी कैसे हैं, वहां बैठे हुए हैं,
क्या वाकई इश्क किया है तो ले जाओ ना, क्या वहां 6 साल से बैठे इंतजार कर रहे हो। और अब टॉक्सिक हो रहे हो, टॉक्सिक माने भी समझ रहा हूँ, गाली गलौज करते होंगे, तू बेवफा निकली, तू कहीं और जा रही है, तो क्या करे, तुम 6 साल से वहां बैठे रहोगे तो। फिर जब शादी ब्याह होने लगता है तो ये सब भी करते हैं कि पता लगाते हैं किससे हो रहा है, उसको पुरानी तस्वीरें भेजते हैं कि ये देखो, वेडिंग में गेट क्रैशिंग करते हैं। सबको टिकटॉक बनाना है। यूं ही लुढ़कते पुढ़कते किसी की गोद में जाके गिर गए, इसको इश्क नहीं कहते। आप चली जा रही हैं, ऊपर से अमरूद गिर पड़े आपके ऊपर, ये प्यार कहलाता है? पहले परखिए कि आपके रिश्ते में वाकई दम कितना है। मुंह को अलग करिए, भावनाओं को अलग करिए, यथार्थ को परखिए। और रिश्ते में अगर दम हो तो फिर उस दम के साथ न्याय करिए। जी आचार्य।